हेलो स्टूडेंट्स, मैं से प्रीति वेरवा। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर था, स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर का आज ये फोर्थ लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बंद ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड की एनर्जी। तो जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जब कनेक्ट होते हैं या बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें का उत्सर्जन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू ज्ञात भी कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्यों बोला इसे, क्योंकि जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब ये एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। अब आप लोग जब इसका उल्टा सोच के देखिए कि जब बॉन्ड बनता है तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी एनर्जी हमें उसको बॉन्ड को देनी पड़ेगी, तब जाके जो बॉन्ड टूटेगा। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब किसी भी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और जो बॉन्ड एनर्जी और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उन दोनों का जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। वैल्यू सेम होती है बट उसपे जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो दो एटम है ए बी, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कितनी होगी, प्लस एक्स मान लो, लेकिन सॉरी माइनस एक्स मान लो, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो माइनस का साइन लगाते हैं हम लोग। लेकिन अगर उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने एनर्जी दी देंगे तो वो कितनी एनर्जी देंगे, प्लस एक्स। तो एनर्जी की वैल्यू सेम होगी बट जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरे प्रोसेस में हम एनर्जी दे रहे हैं। जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बोन एनर्जी और बोन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक से अधिक सेम टाइप के बोन्स पाए जाते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, एवरेज बोन एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इनमें जो एवरेज बोन एनर्जी और जो बोन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होती है उनकी वैल्यू में हम अंतर देखते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं मेथेन मॉलिक्यूल का। आप सब लोगों को पता होगा कि मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो इसमें चार टाइप के बॉन्ड पाए जाएंगे, चार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एक कार्बन कार्बन के 1 ग्राम एटम्स और हाइड्रोजन के 4 ग्राम एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उसको डिसोशिएट करने के लिए टोटल कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें 1644 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो मेथेन है उसमें 4 CH बॉन्ड पाए जाएंगे, तो एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सॉरी एक CH बॉन्ड की जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी वो कितनी है, 411 किलो जूल मोल इनवर्स होगी। इसे आप लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन से भी समझ सकते हो। जब CH4 मॉलिक्यूल में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तब CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और एक H रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब उसी प्रकार जैसे CH3 जब रेडिकल है उसके अंदर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो CH2 का फॉर्मेशन होगा और एक हाइड्रोजन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार मतलब एक एक CH बॉन्ड टूटता जाएगा। तो इन इन बॉन्ड्स में क्या होगा कि जो फर्स्ट डिसोसिएशन होगा, मतलब पहला जब CH बॉन्ड टूटेगा तो उसमें 411 किलो जूल एनर्जी ना होकर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, 421.5 किलो जूल मोल एनर्जी। तो इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए ये जो ऊर्जा है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। जबकि एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, 411। तो इसमें डिफरेंस आ गया ना, आप लोग देखो कि जो 411 किलो जूल मोल इनवर्स जो एनर्जी है वो क्या है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, बंद वियोजन ऊर्जा कितनी है, 421.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ये दोनों डिफरेंस है। तो इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए बॉन्ड एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे।
यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या ये जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वैल्यू क्या है 345.6 किलो जूल मोल इनवर्स। उसी प्रकार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए 602 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी रिलीज होगी। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए 885 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी रिलीज होगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड है और उनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है। बॉन्ड एनर्जी को कुछ अफेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स भी होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी को डिफरेंट फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है कि बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। अगर बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी और जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो जो हाइड्रोजन एटम्स है उनका हेलोजन्स के साथ बॉन्ड है, बॉन्ड बना हुआ है HF, HCl, HBr, HI। तो इसमें आप लोग जब हेलोजन्स की सीरीज को देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन एटम, उसके बाद में क्लोरीन। तो जो क्लोरीन एटम जब हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना होगा, 1.9। और HCl जो मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा, 0.9। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या होगा, कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में। और सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच में। इसी प्रकार जो सेकंड फैक्टर है वो है बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम। इसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक है, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है, दो, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। उसी प्रकार कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तीन। तो आप लोग जब देख रहे होंगे कि हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। थर्ड जो फैक्टर है वो बॉन्डेड एटम्स की साइज है। जनरली छोटे साइज वाले जो एटम्स है वो बड़े साइज वाले एटम्स की अपेक्षा अधिक मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनकी साइज छोटी है तो वो स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जिन भी एटम्स की साइज छोटी है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि उनमें जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साइज छोटी है तो आराम से ओवरलैपिंग हो जाएगी उसमें, तो इस वजह से क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर एटम की साइज बड़ी है तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो भी क्या होगा, बड़ा लंबा बॉन्ड बनेगा, जिसमें क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा, विकृत हो जाएगा वो बॉन्ड, और बॉन्ड क्या होंगे, वीक बॉन्ड बनेंगे। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन H2 जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में HCl, HBr, HI। तो आप लोग जब देख रहे होंगे कि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, साइज मतलब एक हाइड्रोजन की साइज तो सब में सेम है, लेकिन जो दूसरा एटम है, एक में हाइड्रोजन, दूसरे में क्लोरीन, तीसरे में ब्रोमीन, फोर्थ में आयोडीन, तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इनकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड जो छोटे मॉलिक्यूल्स छोटे एटम्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल में देख रहे हैं आप लोग, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन की साइज छोटी होती है, आयोडीन की साइज बड़ी होती है। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसी प्रकार कार्बन हेलोजन के बीच में बॉन्ड को देख लीजिए, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। तो जब हम कार्बन क्लोरीन से कार्बन आयोडीन की तरफ जाएंगे तो आयोडीन की वैल्यू
सॉरी आयोडीन की जो साइज क्या है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। फोर्थ फैक्टर जो है वो है बॉन्ड की नेचर, मतलब जो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जनरली जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसकी एनर्जी अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से होता है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस वजह से सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी है वो पाई बॉन्ड की एनर्जी से अधिक होती है। इसे आप लोगों को याद करना है, इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिफ्थ जो फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है वो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तब बताया था कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्डेड एटम्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर कम और एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होगा, उनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसे आप लोग एग्जांपल के थ्रू समझिए। सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, दूसरे में sp2, तीसरे में sp। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि परसेंट एस कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में, क्योंकि यहाँ पर 50-50 तो एस कैरेक्टर, 50% पी कैरेक्टर, तो परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा थर्ड वाले एग्जाम्पल में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन भी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम होगी, जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू से हम किसी भी बॉन्ड की क्या निकाल सकते हैं, पोलर नेचर निकाल सकते हैं कि वो बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अणु की स्टेबिलिटी को भी हम निकाल सकते हैं। मतलब बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, बॉन्ड का नेचर पता कर सकते हैं कि बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्टेबिलिटी को भी हम निकाल सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म होती है उसको आसानी से समझा सकते हैं, और बॉन्ड एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस की जो हीट है उससे उसका भी पता चल सकता है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब उस रिएक्शन के लिए हमें कितनी एनर्जी दी गई, कितनी एनर्जी ली गई, वो सब वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल या बंध कोण की। किसी भी मॉलिक्यूल में जो दो सबसे पास वाले बॉन्ड्स है उनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल की सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता कर सकते हैं, उसकी शेप का पता कर सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो उस बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है, मतलब उस बॉन्ड एंगल को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, सॉरी कम ही करेगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा वो किसमें होगा, लोन पेयर रिपल्सन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो होगा, और जो सबसे कम रिपल्सन है वो किसमें होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। बॉन्ड एंगल में डिस्टोर्शन भी पाया जाता है। बॉन्ड एंगल में डिस्टोर्शन कैसे पाया जाता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस बॉन्ड एंगल में क्या होगा, डिस्टोर्शन पाया जाता है, मतलब वो बॉन्ड एंगल विकृत हो जाता है। बॉन्ड एंगल की विकृति या जो डिस्टोर्शन है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आसानी से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेथेन मॉलिक्यूल है उसमें CH बॉन्ड के बीच का, दो CH बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जबकि आप लोग देखते होंगे कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसमें इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 160 डिग्री 5 मिनट्स होता है। जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O उसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री मिनट्स होता है।
अब आप लोग नीचे जो डायग्राम दिए गए उनमें देखिए कि सबसे पहले CH4 मॉलिक्यूल है, उसमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जो सेकंड एग्जांपल है NH3, उसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन इनका जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल है, उसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा कम हो गया, 104.5 डिग्री मिनट्स आ गया। अब ये बॉन्ड बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड को पास पास धकेलेगा, इससे क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा।